हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक कहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिससे सवाल अभी तक पूछा या तो जा चुका है या आगे पूछे जाने की जिसकी पूरा संभावना है, उस कंसेप्ट का सभी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। और टॉपिक का नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, जिसे एक चैप्टर के रूप में भी पढ़े होंगे या अलग टॉपिक के रूप में पढ़े होंगे। तो चलिए आज का इस सुपर डुपर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज के क्लास में मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे सवाल या तो पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें सर आइजैक न्यूटन से रिलेटेड बता दूं। दोस्तों, या तो आप हिस्ट्री के या उनके बायोग्राफी या किसी तरह से आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सर आइजैक न्यूटन बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली में से एक बच्चे थे, अर्थात गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ था। किसी कारण बस उनके पापा का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी वेस्टर्न कल्चर के ये थे, तो इनकी मम्मी का दूसरा शादी हो गया। तो इनका पालन पोषण इनके दादाजी किए थे। और उनके ज़िंदगी में ऐसा मान्यता है, इतिहास के पन्नों से ज्ञान मिलती है कि उनके शिक्षकों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था। वही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स से लेकर और मैथ्स में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे। मैथ्स में कैलकुलस जो आप पढ़ रहे होंगे वो सर आइजैक न्यूटन का ही देन है। मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी सर आइजैक न्यूटन की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। और अभी मैकेनिकल फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं आप, इसमें भी सर आइजैक न्यूटन्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो उनके ज़िंदगी से ये सीखा जा सकता है दोस्त, ग्रेविटेशन के भी का जो लॉ था, उनके बारे में इन्होंने बहुत ही बड़ी योगदान दिया था। और न्यूटन के नियम के नाम से भी इनका ग्रेविटेशन के नियम को जाना जाता है। ये सब आप पढ़ेंगे। इनके ज़िंदगी से बस ये सीख ली जा सकती है कि गरीबी, जी हाँ, जिस गरीबी को आप झेल रहे हैं, आप इतिहास के पन्ना को उल्टा करके देखिए और जितने भी लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो कुछ बड़ा उखाड़े हैं, वो उसमें से ज़्यादातर लोग गरीब फैमिली से ही थे। बस उन्होंने खुद पे मेहनत किया, खुद की कमी को जाना और अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज किया, और वे आज नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो वो दिन दूर नहीं दोस्त, जब आप भी नया कीर्तिमान स्थापित कीजिएगा। बस इसके लिए आपको खुद पे मेहनत करना है, खुद की कमी को दूर करना है, तो आप भी नया कीर्तिमान स्थापित कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ सर आइजैक न्यूटन जो बताए थे नियम, उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त चलिए, आप एक पेज निकालिए, अपना कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहला नियम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम क्या था, मैं स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा फार्मूला का अप्लाई होगा, जिसको अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आप ध्वस्त कर दीजिएगा, धजिया उड़ा दीजिएगा। न्यूटन के नियम को, फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्टिया के भी नाम से जानते हैं। इनका बस स्टेटमेंट ये था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है। और उससे रिलेटेड नियम था, जो फार्मूला इस तरह से है, एफ नेट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला टोटल वो फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कब? जब एक्सेलरेशन 0 होगा
और जब एफ नेट जीरो होगा तो वो वस्तु किस में होगा दोस्त, तो स्थिर अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, रेस्ट की अवस्था में होगा। उदाहरण के तौर पे चल देखिए, मैं चार्जर का जो ये एडेप्टर उसको मैं बता दूं, ये देख रहे होंगे आप, ये मेरे हथेली पे, ये किस पे है दोस्त, मेरे हथेली पे है। ये अभी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इस पे लगने वाला प्रत्येक बल का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। सभी बलों का योग किसके बराबर होगा दोस्त, जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग समझेंगे ये रेस्ट में है। और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा। तो बस यही फार्मूला को अप्लाई करना है और इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा उसे आप बना लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्प्रिंग का रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, अर्थात स्प्रिंग का रीडिंग करेंगे। तो किस तरह से रीडिंग करते हैं वो देखिए। फॉर आइडियल स्प्रिंग के लिए replace it by a spring and find tension that will be equivalent to a spring force। आइडियल स्प्रिंग के लिए उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस्ड इट बाय स्प्रिंग। इसको रिप्लेस किससे करेंगे दोस्त, स्प्रिंग से, एंड फाइंड, और क्या फाइंड करेंगे दोस्त, तो टेंशंस डाइट विल बी इक्विवेलेंट्स टू स्प्रिंग फोर्स, जो किसके बराबर होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के, ये जो टेंशन प्राप्त होगा, टेंशन ज्ञात करेंगे, वही टेंशन किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। इसी से हम लोग की क्या रीडिंग करेंगे, तो स्प्रिंग को रीडिंग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको, ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। फॉर आइडियल स्प्रिंग रिप्लेस इट बाय स्प्रिंग, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, आइडियल स्प्रिंग के लिए इसको रिप्लेस कर देंगे स्प्रिंग से, और क्या फाइंड करेंगे दोस्त, टेंशन फाइंड करेंगे। डाइट विल बी इक्विवेलेंट टू, जो टेंशन किसके इक्विवेलेंट होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। और इसी तरह से आप स्प्रिंग का रीडिंग कीजिएगा। स्प्रिंग का क्या करना है दोस्त, रीडिंग करना है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आइडियल स्प्रिंग क्या होता है दोस्त। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। फोर्स इज सेम एट ऑल पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे फोर्स क्या होगा दोस्त, सेम होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, इसको मान लीजिए अभी आप स्प्रिंग मान लीजिए। क्या मानना है दोस्त, स्प्रिंग मानना है। तो इस पे ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, इस पे प्रत्येक पार्ट्स पे, इसके प्रत्येक पार्ट्स पे क्या होगा, फोर्स सेम होगा। इस पे जो होगा फोर्स सेम होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं, देखिए, देख रहे हैं आप, तो ये देखिए इसका प्रत्येक पार्ट्स, मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ, प्रत्येक पार्ट्स देख लिए। अब इस प्रत्येक पार्ट में, इसका जो प्रत्येक पार्ट है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा दोस्त, सेम होगा। वही स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल स्प्रिंग बोलेंगे। प्रत्येक पार्ट्स पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको आइडियल स्प्रिंग कहेंगे। फोर्स इज सेम एट ऑल पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट क्या होगा दोस्त, सेम होगा, क्या, तो फोर्स। इसको हम लोग आइडियल स्प्रिंग भी कहेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, और इससे रिलेटेड ढेर सारा सवाल आपके नीट में पूछा जा भी चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना है दोस्त। एक एक कंसेप्ट का इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट उससे जा कर के पूछेगा, जिसे एक क्वेश्चन गलत होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चा आपको बता देगा कि एक क्वेश्चन का क्या इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे को किसी भी कारण से उसका सिलेक्शन न रुके, इसलिए आप प्रत्येक कंसेप्ट को कंसस होकर समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए एक नली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्त, एक नली बना लेते हैं जो मोमेंटम P और F के बीच होगा। इस तरह से एक नली बना लेते हैं। दो खंबा, मान लीजिए खंबा A जहाँ पे P है और खंबा दूसरा B जहाँ पे क्या है दोस्त, F है। अब क्या करेंगे, नली जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नली जोड़ देंगे। तब P से मोमेंटम से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे फोर्स, उसके लिए फार्मूला है वेक्टर F इक्वल टू dP बाई dt इक्वल टू क्या देती है, स्लोप देता है। P से हम लोग F को ज्ञात करेंगे, F से हमको P ज्ञात करना है। तो वेक्टर F इक्वल टू क्या होता है, dP बटा dt इक्वल टू क्या देगा दोस्त, स्लोप देगा। उसके बाद हम लोग F से P ज्ञात करेंगे। डेल्टा P बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F dt, जो क्या देता है दोस्त, एरिया देता है। और इस दोनों फार्मूला से रिलेटेड आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है।
तो इस फार्मूला पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और ये फार्मूला आपको नोटबुक में लिख लेना है और उसे याद भी कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसी का इम्पोर्टेंट ग्राफ देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ में से एक है। ये ग्राफ किस किस के बीच है दोस्त, तो डेल्टा टी एंड एफ एवरेज के बीच का ग्राफ, डेल्टा पी एंड एफ एवरेज के बीच का ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। देखिए डेल्टा पी एंड एफ एवरेज के बीच का ग्राफ इस तरह से आएगा। ये क्या आएगा, इस तरह से आएगा। ये है डेल्टा एफ और ये है डेल्टा टी, इसके बीच का ग्राफ इस तरह से आएगा। अच्छा, डेल्टा पी एंड डेल्टा भी एवरेज के बीच का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा दोस्त, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ को भी आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ पे आती है, एफ एवरेज वेक्टर इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डी टी। चलिए मेरे साथ पढ़िए, एफ एवरेज वेक्टर इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था, और अभी जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ दोस्त, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस फार्मूला से डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है नीट में। तो इस फार्मूला को भी आप इम्पोर्टेंट समझ करके और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ऐसे याद कीजिए, लिख करके याद कीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा दोस्त। तो चलिए, वेक्टर एफ इक्वल टू फार्मूला होता है, इस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। वेक्टर एफ इक्वल टू एम डी वेक्टर भी अपॉन डी टी, एम डॉट डी वेक्टर भी अपॉन डी टी प्लस वेक्टर भी। अच्छा, चेन रूल तो आपको पढ़ाए थे हम, फिर बेसिक मैथ्स के लेक्चर में चाहिए। और फार्मूला लिस्ट देखिए जिसमें चेन रूल मैं आपको बताया था, तो यहाँ पे चेन रूल का उपयोग किया गया। देखिए एफ बराबर एम ए होता है, ये जनरल फार्मूला आप जानते होंगे। तो वेक्टर एफ बराबर क्या होगा, तो एम इंटू में डी वेक्टर भी बटा में डी टी प्लस में वेक्टर भी इंटू में डी एम बाय डी टी होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना है। इस फार्मूला से दो फार्मूला निकालेंगे, एक निकालेंगे जब m बराबर कांस्टेंट होगा, जब m क्या होगा दोस्त, कांस्टेंट होगा। अब दूसरा जब v कांस्टेंट होगा। जब m कांस्टेंट होगा तो कौन फार्मूला आएगा वो देखेंगे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कौन फार्मूला आएगा वो देखेंगे। तो जब मास कांस्टेंट होगा तो वेक्टर f इक्वल टू एम ए होता है, वेक्टर f इक्वल टू एम वेक्टर ए। जब मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स बराबर होता है वेक्टर f इक्वल टू एम वेक्टर ए। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और मास वेरिएबल होगा, मतलब मास वेरी करेगी। और इससे डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस से उल्टा के देखिए और देखिएगा यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। तो वेक्टर एफ इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होगा वेक्टर भी डॉट डी एम बाई डी टी क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है दोस्त, वेरिएबल है। मास वेरिएबल होगा और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इस फार्मूला की सहायता से हम लोग फोर्स ज्ञात कर लेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ का इम्पोर्टेंट ये जनरल फार्मूला है। जब मास कांस्टेंट होगा तो ये फोर्स ज्ञात करने का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और मास वेरिएबल होगा तो फोर्स ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मास वेरिएबल से रिलेटेड एग्जाम्पल है रॉकेट प्रोपल्सन, और इससे रिलेटेड कई बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो उस बात को आपको याद रखना है, मैं वो कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं आगे का फार्मूला। चलिए दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, बॉल रिबाउंड विथ सेम स्पीड। जब बॉल क्या करेगी दोस्त, रिबाउंड करेगी विथ सेम स्पीड, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब समझिए दोस्त, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है या आपका कोई भी दोस्त है या कोई भी लोग है, आप उसको देखिएगा बॉल जब क्या करेगा, बॉल फेंकेगा। जब बॉल फेंकता ऊपर से नीचे फेंकता है, या क्रिकेट खेले होंगे आप, जब बॉल को आप फेंकिएगा
ऊपर से नीचे फेंकिए, नीचे से ऊपर, किसी तरह से मारिए, धरती पे मारिए, तो बॉल टकराएगी धरती से और वापस रिटर्न हो जाएगी, टकराएगी और वापस रिटर्न हो जाएगी। तो उसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज कैसे हुई है और उसको ज्ञात कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला है। समझिए दोस्त, मान लीजिए आप गेंद को फेंके, गेंद क्या हुई, धरती से टकराई, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस धरती से टकराई और रिबाउंड करके फिर सेम स्पीड पे आ गई, तो कोई पूछेगा बताइए कि उसका मोमेंटम हुआ, उसमें मोमेंटम हुआ है, तो मोमेंटम जब हुई है तो कितना चेंज आया मोमेंटम, वही ज्ञात करने का फार्मूला है। कितना इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन को आप विजुअलाइज कीजिए अभी, और उसको ज्ञात करने का फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई पूछेगा तो आपको बता देना है। तो फार्मूला देखिए दोस्त, डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू 2m v परपेंडिकुलर, 2m v परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस, किसके परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ज्ञात करने का ये फार्मूला है, इस फार्मूला को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बुलेट प्लेट क्वेश्चन। बुलेट मतलब वही गन जो है, गन में जो लगती है बुलेट, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसको कैसे ज्ञात करेंगे। बुलेट प्लेट क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फोर्स ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फोर्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला वेक्टर F इक्वल टू 2n mu अपॉन डेल्टा टी। चलिए मेरे साथ फिर से पढ़िए, वेक्टर F इक्वल टू 2n mu बटा डेल्टा टी। चलिए एक बार फिर से पढ़िए, क्या होगा, बुलेट प्लेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें फोर्स ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 इंटू में n इंटू में m इंटू में u बटा में डेल्टा टी होगा। अगर मोमेंटम ज्ञात करना होगा तो क्या ज्ञात करेंगे दोस्त, अच्छा फोर्स एंड मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर p इक्वल टू n टू एम यू या n इंटू में 2mu, n इंटू में 2mu, इस फार्मूला को अप्लाई करके मोमेंटम ज्ञात कर लेंगे और इस फार्मूला को अप्लाई करके फोर्स ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, इम्पल्स ज्ञात करने के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग इम्पल्स भी कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहेंगे दोस्त, तो इम्पल्स हम लोग कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स के बराबर होगा। मोमेंटम में जो चेंज होगा वही इम्पल्स के बराबर होगा। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर के रूप में होता है, वेक्टर के फॉर्म में लाएंगे, इक्वल टू एफ एवरेज वेक्टर इंटू में डी टी, एफ एवरेज वेक्टर इंटू डी टी। ये सभी फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इम्पल्स ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से रिलेटेड भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है, तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। इम्पल्स निकालने का ये फार्मूला है, वेक्टर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ एवरेज वेक्टर इंटू में डी टी होगा, और इस फार्मूला का अप्लाई करके आप इम्पल्स ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूटन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, और इससे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शंस भी कहेंगे, एक्शन रिएक्शंस कहेंगे। तो एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन आर अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक बट सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन आर अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मैग्नीट्यूड परिणाम में क्या होगा दोस्त, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी को एक तमाचा दोगे तो वो भी आप क्या दे रहे हैं, एक तमाचा दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ ले, ये मेरा हाथ ले, इस पर मारेंगे तो इधर से भी जितना बल इस पे लगाए उतना ही बल इस पे भी लगाए। बॉल को जब हम फेंकेंगे दीवार में फेंकिए बॉल को, बॉल लीजिए, बॉल जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसको दीवार पे फेंकिए, तो दीवार पे जितना जोर से बल लगाएंगे उतना ही जोर से रिपीट होगा, ठीक है, बल भी रिपीट होगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखते ही होंगे। तो वही स्टेटमेंट है। चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं।
एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शंस पेयर एक्ट करती है किस पे, टू डिफरेंट बॉडी, बट दे शुड बी सेम नेचर, लेकिन नेचर में क्या होता है, सेम होता है। कंजर्वेशन, न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देती है, जहाँ पे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा, एफ एक्सटर्नल 0 और पी क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। तो दोस्त आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। जितना कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ उसका एक बार रिवैप कर लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताया कि न्यूटन साहब की जीवनी, उनकी ज़िंदगी से क्या सीख लिया जा सकता है कि आप गरीब से गरीब फैमिली में क्यों ना हो, यदि आप खुद की कमी पे मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे एक सिस्टमेटिक रूप से, तो आप भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कीजिएगा, जैसा कि सर आइजैक न्यूटन साहब किए थे। उनका फर्स्ट लॉ जो था और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग देखें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का रीडिंग, फिर आइडियल स्प्रिंग क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ देखे, न्यूटन सेकेंड लॉ देखे जिसमें मोमेंटम और उसके मोमेंटम एंड फोर्स के बीच का रिलेशनशिप देखे, दो ग्राफ देख लिए। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला और इस फार्मूला से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था वो देखिए, एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर एम ए होता पहला फार्मूला, फिर दूसरा वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर वी इंटू डी एम बाई डी टी, जिसका एग्जाम्पल क्या है, रॉकेट रिपल्सन है। अच्छा, ये फार्मूला कब आएगी दोस्त, तो ये फार्मूला उस कंडीशन में आएगा, उस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और मास वेरिएबल होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब मास कांस्टेंट होगा तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस फार्मूला से रिलेटेड जो एग्जांपल है रॉकेट रिपल्सन का एग्जांपल था। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखें, हम लोग चेंज इन मोमेंटम ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखे, बुलेट प्लेट से रिलेटेड ये फार्मूला देखे, इम्पल्स से रिलेटेड फार्मूला देखे, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट था वो देख लिए। उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिए और नेक्स्ट कंसेप्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज का क्लास में जितने भी कंसेप्ट बताया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप सब के लिए लेकर के आता रहूं। और तब तक खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।